हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किताब से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। समझो, देखो, जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताब है वो हमारे पास 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आज जो हम बात करेंगे वो यूनिट नंबर 1 में भी चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। के भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के समय पे कैसी थी, उससे पहले क्या क्या होता था, किस तरीके से सब चीजें चलती थी, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो जी, सबसे पहले तो हमारे पास लिखा है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि कैसे हमारे पास ओरिजिन हुआ है ब्रिटिश रूल का। लिखा है कि फाउंडेशन हुआ था हमारे पास, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि जो हमारे पास 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद ही हमारे पास क्या हुआ था? फाउंडेशन हुआ था ब्रिटिश एम्पायर का। नेक्स्ट इसमें लिखा है जो हमारे पास रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, उसके बाद जो रूल था वो ट्रांसफर हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। अब नेक्स्ट है कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करा उसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था टू यूज द इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स मेनली हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करना चाहते थे। उसका मतलब क्या होता था कि यहां से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन, और वहां से फिनिश गुड लेकर के आते थे। यहां से रॉ मटेरियल बड़े सस्ते में ले जाते थे, जैसे कॉटन ले गए, वहां से उससे क्या बना दिया? कपड़ा बना करके इंडियन मार्केट में ले आए और उसको फिर एक हैवी अमाउंट में बेचते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद लिखा गया है आफ्टर 200 साल, पूरे 200 साल के बाद भारत को फाइनली आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। ठीक है जी। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि हमारे पास इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे जब ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले हमारी भारत की इकोनॉमी कैसी थी, ये इसमें लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो पढ़ते हैं प्रोस्पेरस इकोनॉमी। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरस का मतलब है सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है कि हम खुद पे डिपेंडेंट थे, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थे, सब चीजें बढ़िया चल रही थी हमारे देश के अंदर। दूसरा लिखा हुआ है एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स था उस टाइम पे लिवलीहुड का। और 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो भी हमारी टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही थी। नेक्स्ट चीज लिखी है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट्स। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इंडिया जो था वो बहुत ज्यादा जाना जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नेम से, है ना, जिसमें कि हमारे पास कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारी इकोनॉमी थी इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करा था? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, के यहां से सारा का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन चला जाता था और वहां से फिनिश गुड आते थे हमारे पास, फिनिश और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन आ जाते थे, जो कि वो यहां पर लाकर के बेचते थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है? नेक्स्ट चीज लिखी हुई है सम इकोनॉमिस्ट हु मेड सर्टेन अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। कुछ इकोनॉमिस्ट के नेम आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट दिए थे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। कौन थे वो? सबसे पहले तो है दादा भाई नारोजी, विलियम डिकबाय, VKRV राव, RC देसाई और फिंडले श्रेयस। इन लोगों ने तो अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करके हमें बताई थी। वो कौन थे? डॉक्टर VKRV राव। कई बार ये MCQs में आ जाता है 1 मार्कर्स में, तो ये नेम अच्छे से समझ लेना। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, के जो भी हमारे पास ब्रिटिशर्स ने रूल करा था भारत में, उसमें हमारे पास मेनली 3 सेक्टर एक्सप्लॉइट करे थे उन्होंने। सबसे जो पहला सेक्टर था वो था हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है जी, अभी इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, 3 सेक्टर थे मेनली जिसको एक्सप्लॉइट करा गया। सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करा, फिर उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रीज को हमारे एक्सप्लॉइट करा, तीसरी चीज हमारे पास फॉरेन ट्रेड को उन्होंने एक्सप्लॉइट करा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर को उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट करा। देखो, एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करने का जो सबसे मेन कारण था वो था हमारे पास लैंड सेटलमेंट सिस्टम। समझो, लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता था हमारे पास? बेसिकली उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पास रूल कर रही थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जस्ट नीचे 2 तरीके के लोग थे। एक तो हमारे पास जमींदार, यानी कि ऑनर ऑफ द सॉइल। ऑनर का मतलब क्या हो गया? जो बड़े बड़े किसान हो गए, है ना। उसके बाद छोटे मोटे टीलर्स आ जाते थे। टीलर्स का मतलब क्या होता है? जो छोटे मोटे किसान उन जमींदार के फील्ड पे या उनके जो फार्म्स होते थे वहां पे काम करते थे। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा हुआ था कि वो जमींदार से लेते थे लगान के फॉर्म में। अब जमींदार किन से पैसा वसूलेगा? जमींदार वसूलता था उन टीलर ऑफ द सोइल से,
ठीक है, उनसे पूरे पूरे दिन अपनी जमीन पे काम कराते थे और उनको बदले में क्या मिलता था, टिलर ऑफ द सॉइल को कुछ भी नहीं मिलता था, ना बराबर की चीजें मिलती थी, जैसे कि हमारे पास कुछ क्रॉप्स दे दिया, फिर कुछ थोड़ा सा रिवेन्यू दे दिया, बस इतनी चीज होती थी। बाकी जितना भी बचा हुआ पैसा था, क्योंकि फिक्स्ड तो ब्रिटिशर्स को देना है, जो बचा हुआ पैसा उसका क्या करेंगे, वो अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करते थे। कौन? जमींदार। यही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में मेनली क्या था कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वो उस टाइम पे फोर्स करते थे किसको, फार्मर्स को फोर्स करते थे किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी क्रॉप्स जो कि जिसकी ज्यादा वैल्यू हो, जैसे कि हमारे पास कॉटन, जूट, इंडिगो, रेदर देन द फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स हमारे पास नॉर्मल होगी, वीट, पल्सेस, ये सब क्रॉप्स ही पहले से उगाई जाती थी हमारे पास बेसिकली इंडिया में, लेकिन फार्मर्स को फोर्स करा गया ब्रिटिशर्स के थ्रू कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ, उनकी ज्यादा मार्केट में डिमांड है ना, विच लीड अल्टीमेटली इनटू डेट, जिससे हमारे पास फार्मर्स अल्टीमेटली किस में चले गए, डेट में चलते चले गए। ठीक है जी, समझ में आ गया। और अगर आपके पास जो कैश क्रॉप्स होगी उसको आप मार्केट में बेच भी सकते हो, है ना। और ऊपर लिखा है कि इसमें जो प्रोडक्शन होती थी क्रॉप्स की, वो सेल करने के लिए होती थी मार्केट में, रेदर देन द सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया था वहां पे, है ना। नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे पास जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा लो थी एग्रीकल्चर में। किन कारणों की वजह से लो थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे, है ना। उसके बाद है नो इरिगेशन फैसिलिटी। बेसिकली हम किस पे डिपेंडेंट थे, हम डिपेंडेंट थे अपने मॉनसून पे डिपेंडेंट थे, है ना। जो भी हमारे पास वाटर होता था, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे होती थी, रेन के अकॉर्डिंग होती थी। नो फर्टिलाइजर्स, नो इंसेक्टिसाइड्स, नो पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल हमारे पास इनके बिना खेती होती थी, है ना। तो इसी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कैसे हो पाएगी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हो, आप फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो, आप वाटर प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे फिर प्रोडक्टिविटी निकल सकती है। ठीक है, यही एक कारण था कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी एक्सप्लॉइट हुआ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या था कि इंडियन एग्रीकल्चर ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी, किस चीज की, स्कैरिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की, किसमें, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और टेरेसिंग में, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है दे नाइदर हैड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थी और टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, है ना। नॉर हैड द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, जब वो कमा ही नहीं पा रहे हैं अच्छा, तो इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे, ये इसमें एक मेन चीज है। समझ में आया। तो यही मेरे पास थे 4 पॉइंट्स जिससे पता लगता है कि हमारा एग्रीकल्चर कैसे एक्सप्लॉइट करा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ कि नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास कैसे एक्सप्लॉइट हुआ था, है ना। नेक्स्ट सेक्टर है हमारे पास एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के, हमारे पास इंडस्ट्रीज को कैसे एक्सप्लॉइट करा गया। देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें समझते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या लिखा है कि बेसिकली हमारे पास उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी वो कौन सी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। अब जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको 2 फोल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करा गया। सबसे पहले क्या करा गया, रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया एट चीपर रेट, इंडिया से, भारत देश से वो हमारा रॉ मटेरियल ले जाते थे बहुत ही सस्ते कीमत पे, है ना, और यूज करते थे उसे मॉडर्न इंडस्ट्री में, ब्रिटेन में, है ना। फिर उसके बाद क्या करते थे, ब्रिटेन में जो भी उनका फिनिश गुड बना या फाइनल गुड बना उसको इंडियन मार्केट में हाई प्राइसेस में आकर के सेल करते थे। तो यही थी उनकी 2 फोल्ड पॉलिसी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने की, है ना। दूसरा लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो इसमें क्या होता था, बेसिकली सबसे पहली चीज लिखी है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट। जो हमारे पास इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी, ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, टैरिफ फ्री इंपोर्ट, जो भी इंपोर्ट होगा ब्रिटेन से इंडिया की तरफ सामान उस पर भी कोई भी हमारे पास टैक्सेस वगैरह नहीं लगेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ था, इससे जो हमारे पास इंडियन मार्केट थी वो गेन करनी शुरू कर दी थी ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स ने, यानी कि जो उनके फाइनल प्रोडक्ट्स थे, है ना, जो वहां से ब्रिटेन से बना करके लेके आते थे, उन्होंने इंडियन मार्केट को गेन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। ऑब्वियस ही बात है कि जब हम हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, है ना, हाथों से बने हुए सामान को यूज कर रहे हैं, और एक सामान वो है जो मशीनों की मदद से बन के आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो अच्छा ही होगा, है ना। तो उसने कॉम्पिटिशन दिया था बहुत। जो प्रोडक्ट्स आते थे हमारे पास, मशीन मेड प्रोडक्ट्स आते थे ब्रिटेन से, उन्होंने स्टिफ कंपटीशन यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन दिया किसको, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को। लिखा हुआ है इसमें मशीन मेड प्रोडक्ट्स कंपीट विद इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन प्रीशियस एंड क्वालिटी, और क्वालिटी की टर्म्स में भी वो ज्यादा अच्छे होते थे, है ना। यही चीज इसमें लिखी हुई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 3 पॉइंट थे मेनली,
इसमें मेनली 3 पॉइंट थे हमारे पास। सबसे पहले लिखा हुआ है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, थर्ड लिखा हुआ है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तभी हो पाएगा जब देश में अच्छा लेवल का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कहां से होगा, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज तो नहीं थी उस टाइम पे, है ना। सिंस इंडस्ट्रीज हैव perished, there is no production of goods and services, वहां पे कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता था। ये इसमें लिखा हुआ है। जो ग्रोथ रेट था हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर का और कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वो बहुत ज्यादा कम था। यही चीज मैंने आपको उसमें बताई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज व्हिच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, जो हमारे पास मशीन टूल्स या इन सब तरह की चीजें बना सकती है, उनकी भी हमारे पास बहुत ज्यादा कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, के पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा लिमिटेड रोल था। पब्लिक सेक्टर मेनली हमारे पास कुछ चीजों में ही कंट्रीब्यूशन कर रहा था। क्या चीजें थी वो, रेलवे हो गया हमारे पास, कम्युनिकेशन, पावर, पोर्ट्स, इन सब चीजों में उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन करा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में उन्होंने कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं करा, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्रीज में हमारे पास कंट्रीब्यूशन करते तो बाहर से अपना सामान ला करके यहाँ पे नहीं बेच पाते। सिंपल सी चीज है। ठीक है जी, ये थे यहाँ पर 3 पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने फॉरेन ट्रेड की तरफ। तो अभी तक हमने 2 सेक्टर पढ़े, कैसे एक्सप्लॉइट करा गया। सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज पढ़ा। अब पढ़ते हैं अपना फॉरेन ट्रेड, उन्होंने कैसे हमारे पास एक्सप्लॉइट करा। सबसे पहला लिखा हुआ है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। जो हमारे पास इंडिया था वो एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इंपोर्टर बन चुका था किसका, फिनिश गुड, जो कि ब्रिटेन से आते थे। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस तरीके से हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उन्होंने डिस्ट्रॉय करा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है कि ब्रिटिश रूल ने अपनी मोनोपोली वहां पर चलाई। ठीक है, इसमें आप ये भी चीज एक इंपॉर्टेंट है, वो लिख सकते हो कि इंडिया से ब्रिटेन के बीच में जाने वाला जो रास्ता था वो उन्होंने बनाया था 1869 में, जिसको हम स्विस कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ड्रेन हुआ हमारा, किस चीज का ड्रेन हुआ है, इंडियन वेल्थ का ड्रेन हुआ है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो यही 3 कारण थे हमारे पास फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लॉइट करने के। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी। के ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करे थे, बिल्कुल करे थे। सबसे पहला जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो भी हमारे पास फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। कैसे, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था, फोर्स करा था किस चीज के लिए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या था कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ, ना कि फूड क्रॉप्स। ठीक है जी, यही चीज इसमें लिखी हुई कि फार्मर ने स्टार्ट कर दिया था क्या, मार्केट प्राइस को कंसीडर करना शुरू कर दिया था कि कैसे प्रोडक्ट बिक सकता है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन करा था, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। देखो, सबसे पहले उन्होंने जो हमारे पास 2 चीजों का डेवलपमेंट करा था बहुत तेजी के साथ, जिसका नाम है रेलवेज और रोडवेज। ठीक है, क्यों करा था, सबसे पहली चीज है कि हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। किस चीज के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाए, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज यहां पर ट्रांसपोर्टेशन में इससे बहुत मदद होती थी, है ना। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू ड्रॉट हिट एरियाज। कुछ ऐसे एरियाज थे जिसमें ड्रॉट आ जाता था, तो वहां पे हम कैसे अपना जो है फूड को पहुंचा सकते हैं ना, या तो यही था हमारे पास बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास चेक ऑन फेमाइन। चेक ऑन फेमाइंस में क्या है कि हमारे पास बेसिकली जो रोडवेज थे, जो भी हमारे पास रेलवेज थे, उन्होंने हमारे पास मदद करी। किस चीज में मदद करी कि कहीं बार भी ऐसा होता था कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई है ना, तो नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अब वहां पे आपको फूड सप्लाई करना पड़ेगा, तो होगा ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो पाएगा, रेलवे से या रोडवेज से, है ना। ये थे हमारे पास 3 पॉइंट। अभी इसमें 2 पॉइंट और हैं, वो भी आगे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले है शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज। इसमें क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज। शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज में बेसिकली होता क्या था हमारे पास कि हमारे पास शिफ्ट हुआ मॉनेटरी एक्सचेंज में। मॉनेटरी एक्सचेंज से पहले, यानी कि ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। शायद आपने सुना ही होगा नाम, पहले नहीं सुना है तो इसका मतलब समझो। बार्टर सिस्टम ये होता है बेसिकली कि आप गुड्स के बदले गुड्स दे सकते हो। अगर मैं वीट बेचता हूं और मुझे शूज लेने हैं, तो मैं उस शू वाले को पैसे नहीं दूंगा, क्या दूंगा, कुछ वीट्स दे दूंगा और उससे बदले में शूज ले लूंगा। ये हमारे पास बार्टर सिस्टम था जो कि पहले चलता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको किस में चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया मॉनेटरी सिस्टम में, जिससे हमारे पास किस चीज की ग्रोथ हुई, ग्रोथ ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ फैसिलिटेट। उससे क्या हुआ हमारे पास, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर,
स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। दो चीजें हुई हमारे पास, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है और स्पेशलाइजेशन और एक्सपेंशन हुआ है किसमें, प्रोडक्शन में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम देकर के गए थे एडमिनिस्ट्रेशन का, किसको, इंडिया को, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले तो राजा महाराजा होते थे, है ना, राजा महाराजा से फिर क्या हुआ, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो देकर के गए, जिससे हमारे पास पॉलिटिशियंस और प्लानर्स को काफी ज्यादा मदद हुई। ठीक है जी, ये था हमारे पास बेसिकली कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के ब्रिटिशर्स हमारे पास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी देकर के गए हैं। ठीक है जी, समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, के आजादी की समय पे हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो कैसी थी। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट उसमें लिखा है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ब्रिटिश रूल ने हमारे पास सबसे पहली चीज तो इंडिया की वेल्थ में बहुत ज्यादा ड्रेन लेकर के आए। कैसे हुआ था वो ड्रेन, क्योंकि वो सारा का सारा रॉ मटेरियल कहां पे सप्लाई कर देते थे, इंडिया से ब्रिटेन सप्लाई कर देते। दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कॉमर्शियलाइजेशन को एनकरेज करा था, किस लिए, ताकि ट्रांसफॉर्म कर सके इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश या ब्रिटेन कॉलोनी में। ब्रिटेन कॉलोनी का मतलब क्या हो गया कि वहीं से ब्रिटेन से ही वो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को रन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें लिखी है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल का मतलब क्या होता है, सेमी फ्यूडल सिस्टम में बेसिकली हमारे पास दो सिस्टम आते हैं, एक तो हमारे पास फ्यूडल सिस्टम, एक होता है हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, जो भी लैंड लॉर्ड थे वो बहुत ज्यादा चार्ज करते थे लगान किन से, कल्टीवेटर से, और उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूअल थे। ये तो आता है फ्यूडल सिस्टम में। फिर आता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या कहता है कि हमारे पास दो क्लासेस में डिवीजन हो गया था वहां पे उस टाइम पे देश में, एक तो कैपिटलिस्ट और एक लेबरर्स। कैपिटलिस्ट मतलब ऑनर ऑफ द सॉइल यानी कि अमीर इंसान, और लेबर्स यानी कि छोटे मोटे किसान। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, जिसका मतलब है हमारे पास स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम हो। बेसिकली हम उस समय पे क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो इंडिया एग्रीकल्चर में स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, है ना। समझ में आया ये चीज, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी। कि इंडिया इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैकवर्ड यानी कि पिछड़ी हुई और अंडर डेवलप्ड थी। क्यों थी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो लेवल की थी। हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, कोई भी नई मशीन या कुछ इस तरह के इनपुट्स नहीं थे जिनसे हम प्रोडक्शन कर पाए, वही ट्रेडिशनल मेथड्स है ना। ट्रेडिशनल मेथड में क्या जाता था कि आपने देखा ही होगा मूवीज में, किसान जो है हल रखकर कैसे चलाते थे, या फिर बैलों की मदद से खेती होती थी। फार्मर्स जो है ट्रैक्टर्स या इस तरह की मशीन कुछ भी नहीं थी, है ना। लो लेवल पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हो गया कि पर पर्सन इनकम, है ना, पर पर्सन इनकम भी बहुत ज्यादा लो थी। और हाई बर्थ रेट, इंसान बहुत तेजी से हमारे पास पैदा हो रहे थे और मर भी बहुत तेजी से रहे थे, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, है ना। मास इलिटरेसी, हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी भी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये सब आ जाता है हमारे पास बैकवर्ड इकोनॉमी में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डिप्लेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता था, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे कोई भी अरेंजमेंट ना हो। किस चीज का अरेंजमेंट, कि आप रिप्लेस कर पाओ अपने फिजिकल एसेट्स को, है ना। डेप्रिसिएशन लग गया तो एक बार ही लग गया किसी भी एसेट पे, अगर हम कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो खराब हो गई तो वो खराब हो गई, कोई भी अरेंजमेंट नहीं था कि हम उसको रिप्लेस कर पाए, वही क्या कहलाता है, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी कहलाता है। इसके बाद है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कि भेदभाव हो। किस चीजों के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी, उन्होंने इंडिया पे अप्लाई करी, वो क्या थी, डिवाइड एंड रूल, कि यहां पर इन लोगों को डिवाइड करो और इन पर रूल करो। इस तरीके से वो हमारे पे रूल करते थे, है ना। ये सब आ जाता है हमारे पास कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखो हमारे पास डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, के इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी उस समय पे। सबसे इसमें पहला पॉइंट लिखा है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, के जो हमारे पास बर्थ रेट था वो भी हाई था, जो डेथ रेट था वो भी हाई था। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। एक साल के अंदर पर 1000 हमारे पास कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वही हमारे पास क्या कहलाता है, बर्थ रेट कहलाता है। डेथ रेट का मतलब क्या हो गया, एक साल के अंदर नंबर्स ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, जो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था, बहुत ज्यादा तेज था, यानी कि हाई था, 48 और 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली।
नेक्स्ट लिखा हुआ है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो भी बहुत ज्यादा बेकार थी। किस तरीके से बेकार थी? प्रॉपर हाउसिंग की कमी थी, सैनिटेशन की कमी थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी थी, इसीलिए तो हमारे पास ज्यादा लोग की डेथ हो रही थी, ऊपर वाले पॉइंट में जो हमने पढ़ा। फिर है हमारे पास हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि पॉइंट नंबर 3 है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल की एज के अंदर अंदर हमारे पास जितने नंबर ऑफ डेथ हो जाती हैं बच्चों की पर 1000 लाइव बर्थ के अकॉर्डिंग, इसको हम मेजर करते हैं, ये हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। अब ये भी आया था, यानी कि ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही थी, है ना। देखो जो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट था उस समय पे वो क्या था? 218, जो कि आज अगर हम कंपेयर करें तो कितना है? 33 पर 1000 है 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग, है ना। ये थे हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास जितना भी एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है कि जिसमें इंसान जिंदा रह सकता है, कि एवरेज लाइफ नॉर्मल इंसान की कितनी होती थी, उस टाइम पे होती थी 32 ईयर्स, और आज है वो लगभग 69 ईयर्स। ठीक है। इसके बाद लिखा है लो लिटरेसी रेट। लो लिटरेसी रेट का मतलब क्या है? लिखा हुआ है जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो कितना था? 16% से भी कम था। लेस देन 16% का मतलब क्या हो गया? और उसमें भी जो फीमेल लिटरेसी था वो क्या था? लो ऑफ अबाउट 7%, यानी कि 7% से भी कम था। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब क्या है? बेसिकली यही लिखा है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पीपल का इंडिया में वो बहुत ज्यादा लो था। उसी से पता लगता है कि हमारे पास इंसान कितना गरीब है, कितना अमीर है ना। वही मेन कारण था वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का कंट्री के अंदर, यानी कि हमारी इंडिया के अंदर, और वो बेसिकली आया था कॉलोनियल पीरियड से। ठीक है, यही इसमें चीजें लिखी हुई है। तो बेसिकली यही था हमारे पास चैप्टर, है ना। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको कई बार देखनी होती हैं, क्योंकि ये जो डेट्स हैं ये 1 मार्कर्स या एमसीक्यूज में कई बार पूछी जाती हैं। सबसे पहली है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ है सर 1757 में। फिर टिस्को, टिस्को यानी कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये कब सेटअप हुई थी? ये सेटअप हुई थी 1907 में। फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया था, इसको हम बोलेंगे 1921 के अंदर। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881। स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था? 1869 में। और इंट्रोडक्शन का रेलवे, जिसमें हमारे पास ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे का इंट्रोडक्शन। स्विस कैनाल काफी ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और बैटल ऑफ प्लासी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 3 डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप एक बार ही सबको देख सकते हो, उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये थी हमारे पास डेट्स भी हमने इस चैप्टर में कवर कर दी। और लास्ट यही है कि हमारे पास चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।